Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द अनदर नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम क्लास 8th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 10 करने जा रहे हैं. ठीक है दोस्तों, तो इसकी डेट क्या रहेगी? इसकी डेट रहेगी 25 अगस्त 2021. यहाँ पर आपको विद्यार्थी का नाम यानी कि आपको अपना नाम लिखना है. यहाँ पर आपको आपके टीचर का नाम लिखना है जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वर्कशीट में आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 ही कवर करेंगे जो कि हमने पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया था. ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए. ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं. कंपनी की फ़ौज. अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही आर्मी कहते थे. देखिए, अंग्रेज जो है अपनी आर्मी को क्या कहते थे? सिपाही कहते थे. और ये सिपाही वर्ड कहाँ से आया था? सिपाही वर्ड से ही आया था जो भारत में यूज़ होता था पहले से ही. ठीक है दोस्तों, जहाँ मुग़ल फ़ौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी जिन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था, वहीं ब्रिटिश सेना में सिपाही मास्केट. अब देखिए, जो मुग़ल सेना में सैनिक थे उनको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती थी? उन्हें तलवारबाजी और तीरंदाजी यानी कि धनुष बाण चलाना सिखाया जाता था. ठीक है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना जो थी उनको क्या सिखाया जाता था? उनको वहाँ के सिपाही मस्केट का इस्तेमाल करते थे, मैचलॉक का इस्तेमाल करते थे. अब ये मस्केट और मैचलॉक क्या होता है? ठीक है दोस्तों, मस्केट होता है पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक. ठीक है, जो पैदल सैनिक होते थे वो लोग जो भारी भारी बंदूकों का इस्तेमाल करते थे ना, उन्हें कहते थे मस्केट. मैचलॉक क्या होता है? बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक जो है वो मैचलॉक कहलाती है. ठीक है दोस्तों, बारूद जो होता है ये पाउडर जैसा होता है, एक सब्सटेंस होता है और इसमें आग लगते ही ये बहुत तेज़ी से विस्फोट होता है, तो इसमें कई बार जान का खतरा भी होता है. आपके जो पटाखे वगैरह होते हैं उनमें बारूद का ही इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है दोस्तों, तो अब हम जो है नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम मुग़ल फ़ौज में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौजों में क्या मुख्य अंतर थे, अब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे. तो नंबर 1, मुख्य रूप से सवार का मतलब होता है प्रशिक्षित घुड़सवार सेना और पैदल सैनिक. यानी कि मुग़ल फ़ौज में कौन कौन थे? सवार सैनिक भी थे और पैदल सैनिक भी थे. यानी कि घुड़सवार वाले सैनिक भी थे जो घोड़े में सवार होकर युद्ध लड़ते थे और पैदल सैनिक भी थे. वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकतर क्या थे? पैदल सेना थे. ठीक है, तो यहाँ यानी कि हमें यहाँ से पता लगता है कि मुग़ल फ़ौज में जो है सवार सैनिकों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, यानी कि उनको ज़्यादा सराहना मिलती थी और उनकी संख्या भी ज़्यादा होती थी. वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में पैदल सैनिकों को ज़्यादा सराहना मिलती थी और उनको ज़्यादा नियुक्ति किया जाता था. ठीक है, यानी कि प्रेफरेंस किसकी थी? पैदल सैनिकों की थी. नंबर 2, सवारों का दबदबा था और पैदल सैनिक कम थे. वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या था? सवारों की कम संख्या थी और पैदल सैनिक अधिक थे. यानी कि यहाँ पे पैदल बाय वॉक चलने वाले आर्मी मेंबर्स ज़्यादा थे. मुग़ल फ़ौज जो है वो तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण थी. वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज बंदूक चलाने में निपुण थी. यानी कि ये लोग जो है बंदूक चलाया करते थे. कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स. नंबर 4, विशाल पेशेवर प्रशिक्षित सेना नहीं थी. आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण सशस्त्र किसानों भी सैनिक बनाए जाते थे. यानी कि हम देखते हैं कि जो मुग़ल फ़ौज थी यहाँ पर जो सैनिक होते थे वो सैनिक पेशेवर नहीं होते थे. यानी कि उनका एक ही पेशा नहीं होता था, यानी कि वो ऑल टाइम आर्मी मेंबर्स नहीं होते थे. ठीक है, और जब आवश्यकता पड़ती थी तो किसानों को भी सैनिक के रूप में बना दिया जाता था. यानी कि जब भी युद्ध छिड़ता था तो राजा आदेश दे देते थे कि हमारे को सैनिकों की ज़रूरत है, तो जो भी खेती में काम करने वाले किसान हैं वो अपने हथियार या औजार लेकर आ जाइए युद्ध पर. ठीक है, उनको उससे पहले कोई भी प्रशिक्षण या युद्ध लड़ने की कोई भी कला नहीं सिखाई जाती थी. वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या होता था? सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का अभ्यास और अनुशासन, पेशेवर और प्रशिक्षित सेना. यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी वो कैसी होती थी? वो पूरी अनुशासन वाली होती थी और प्रशिक्षित होती थी. और उनको जो प्रशिक्षण मिलता था वो कैसा होता था? यूरोपीय ढंग का होता था. तो कुल मिला के हम यहाँ पर इन अंतरों के माध्यम से इतना पता लगा पाए हैं कि जो ब्रिटिश आर्मी थी वो कैसी थी? वो थोड़ी सी वेल डेवलप, मॉडर्न यानी कि आधुनिक थी. वहीं दूसरी तरफ जो मुग़ल फ़ौज थी वो थोड़ी सी पिछड़ी हुई थी या पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल करने वाली थी. ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं. अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे. तो देखो, हम देखते हैं कि भारत में जातिवाद बहुत ज़्यादा था. तो भारत के राजा वगैरह क्या करते थे ना, जो क्षत्रिय
क्षत्रिय वर्ण के लोग होते थे उन्हीं को अपनी आर्मी में रखते थे और अपनी सेना में रखते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा कोई भी भेदभाव जाति के आधार पे नहीं किया, ना ही उन्होंने ना जाति के आधार पे और ना ही समुदाय के आधार पे भेदभाव किया कि ये ऊंची जाति का है तो इसको मैं लूँगा या नीची जाति का है तो मैं इसको नहीं लूँगा। ऐसा कोई भी भेदभाव अंग्रेज़ों ने नहीं किया। पर सिपाही किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो थे ही। अपने जीवन और अपनी पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाहियों ने किस रूप में देखा, 1857 के विद्रोह में स्पष्ट झलकता है। तो देखिए अब यहाँ पर यही है कि भले ही अंग्रेज़ों ने जातिवाद को या समुदाय की इन भावना को नज़रअंदाज किया, लेकिन कहीं ना कहीं सिपाहियों के मन में था कि हम अभी भी अपने किसी एक समुदाय का हिस्सा है। और जब अंग्रेज़ों ने उस सामुदायिक भावना को ठेस पहुँचाने की कोशिश करी तो लोगों ने क्या करा, भारतीय लोगों ने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक गहन विद्रोह छेड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। व्यापार से साम्राज्य तक नामक इस पाठ के सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। देखिए यहाँ पर अब इस चैप्टर का हम एंड करते हैं और इसके सारांश के तौर पे यानी कि समरी के तौर पे हम बस यही कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शुरुआत कैसे की थी। अपनी शुरुआत एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर की थी, लेकिन बाद में वो एक कैसी कंपनी बन गई, बाद में वो एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। औपनिवेशिक शक्ति वह शक्ति होती है जो दूसरों देशों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करती है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में अपना कब्जा बनाने का प्रयास किया और इसमें वो सफल भी रही। इसीलिए भारत 200 साल तक गुलाम रहा, किसका, ब्रिटेन का। 19वीं सदी की शुरुआत में जब नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। अब देखिए नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, भाप इंजन आ गया, तो ये ये जो प्रोसेस था भारत को गुलाम बनाने का ये और तीव्र हो गया, क्योंकि अब कम दूरी में ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज जो है आसानी से आ सकते थे भारत। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज आने लगे, साथ में वो अपनी फैमिली को भी लेकर आने लगे। तो धीरे धीरे भारत में अंग्रेज़ों की संख्या बढ़ती गई और वो हमारे को आराम से गुलाम बनाते गए। ठीक है दोस्तों, जब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुँचने में 6 से 8 माह का समय लगता था, तब अब केवल 3 हफ्तों में जहाज़ की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता था। तो देख सकते हो आप कि पहले जहां ब्रिटेन से भारत की यात्रा करने में, मतलब इतनी बड़ी यात्रा करने में 6 से 8 महीने का टाइम लगता था, अब उस यात्रा को हम सिर्फ 3 हफ्ते में कर सकते थे। ठीक है, अतः ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 73% भूभाग पर यानी कि 73% लैंड पर और 78% आबादी पर यानी कि भारत की जनसंख्या पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया था। तो सोच सकते हैं आप कि भारत के कितने बड़े हिस्से पर कंपनी ने अपना दबदबा कायम कर लिया था। ठीक है, देश के शेष भाग और आबादी भी कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था, यानी कि कंट्री के यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के 63% लैंड के अलावा जो बाकी का क्षेत्र बचता है वहाँ पर भी कंपनी का अपना दबदबा कायम था। ठीक है, वहाँ पर वो अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रही थी, डायरेक्ट नहीं कर रही थी लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कर रही थी। तो आपको आपकी इस वर्कशीट में ऊपर के गद्यांश से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनके आपको आंसर करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपने आंसर करने हैं। मैंने आगे की स्लाइड में आंसर जो है वो अटैच किए हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं और या फिर आप उनसे हेल्प लेकर अपने आंसर खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। मुगल फ़ौज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज में कौन से कोई 2 अंतर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाए थे ना 4 अंतर, तो आप यहाँ से इनमें से कोई से 2 अंतर लिख सकते हैं कि वो लोग सवार को ज़्यादा, मुगल फ़ौज सवार को ज़्यादा प्रेफरेंस देती थी, वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ज़्यादातर पैदल सैनिक थे। मुगल फ़ौज तलवारबाजी और तीरंदाजी का इस्तेमाल करती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज बंदूक चलाने में निपुण थी। मुगल फ़ौज प्रशिक्षित नहीं थी, ठीक है, और वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है वो यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित थी। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 2, भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करते थे, यानी कि जो भारत की जनता थी वो कंपनी के लिए काम क्यों करती थी। ठीक है, देखिए रोजी रोटी कमाने के लिए बंदा काम तो करेगा ही, ठीक है, लेकिन भारत की जनता ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम इसलिए करती थी क्योंकि कंपनी के जो अंग्रेज अधिकारी थे वो जाति और समुदाय की भावनाओं को देखे बिना इन लोगों को अपनी नौकरी पर रखते थे। ठीक है, तो इससे जो है किसी भी प्रकार का जाति या समुदाय का भेदभाव नहीं होता था और सभी लोगों को समान रूप से अवसर मिलता था। यही कारण था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल होते थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की जगह 3 लिख लीजिएगा। मास्केट और मैचलॉक क्या है। तो हमने जैसा कि पढ़ा, पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल
की जाने वाली भारी बंदूकों को मैस्केट कहते हैं और बारूद को माचिस से सिंगारी देने वाली बंदूक को मैचलॉक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको कोई सा कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको सभी क्वेश्चंस के सारी क्वेरीज़ के आंसर जल्दी से जल्दी पॉसिबल होगा तो मैं करूँगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो मेरी कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।